वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है जिसकी फर्स्ट बुक का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। उसमें जो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आती है बहुत बार एग्जाम में हमारे, या फिर कहा जाए कि हमेशा जो एग्जाम में एक क्वेश्चन राष्ट्रीय आय से बनता ही है, चाहे वह राष्ट्रीय आय व्यय विधि से निकाली जाए, चाहे वह आय विधि से, चाहे वह कारक लागत विधि से निकाली जाए। तो आज हम सीखेंगे व्यय विधि से जो राष्ट्रीय आय है किस तरीके से निकाली जाएगी। हम व्यय विधि से पहले भी सीख चुके हैं, तो जो उसमें क्वेश्चन कवर करवाए गए हैं वो आपके अलग हैं और इसमें जो क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे आपके वो अलग है। ये आप प्रैक्टिस से भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमें जो व्यय विधि है इसलिए डिफिकल्ट लगती है क्योंकि हम इसके फॉर्मूले नहीं समझ पाते हैं। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, फॉर्मूले समझना भी है और उन्हें याद भी करना और ध्यान भी रखना है। तो सबसे पहली बात आती है कि व्यय विधि से क्या चीज निकाली जाती है। तो जो व्यय विधि है उससे सीधे किसी भी विधि, चाहे वो आय विधि हो, चाहे वो व्यय विधि हो, चाहे वह कारक लागत विधि हो, तो किसी से भी सीधे के सीधे राष्ट्रीय आय नहीं निकलती है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय को हम लिखते हैं NNPFC, तो वो कभी भी नहीं निकलती है। तो जो व्यय विधि है उसे GDP MP निकलता है, फिर उसके बाद GDP MP को हम चेंज करते हैं राष्ट्रीय आय में, यानी कि NNPFC में चेंज करते हैं। तो ये जो चीज़ है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दी थी कि कैसे चेंज किया जाता है। अगर नहीं समझा तो समझ लीजिए, वो आपको बहुत काम आएगा। तो ये बात समझ में आ गई है कि जो व्यय विधि है उससे हमेशा GDP MP निकलेगा। अगर आपसे GDP MP पूछा जा रहा है तो सीधे के सीधे आपका GDP MP निकल जाएगा। अगर आपसे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कहा जा रहा है तो GDP MP को राष्ट्रीय आय में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अपना बना सकते हैं, वो आप पार्ट 1 से सीख सकते हैं। अब बात आती है व्यय विधि का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला जो यहाँ पर मैंने लिखा है ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय ये जो है ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, ये दो सिचुएशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे। एक तो हमें कहा जाएगा कि व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए, यानी कि वहां पर मेंशन कर दिया गया है कि व्यय विधि से क्या करना है, हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है अपनी, तो हम व्यय विधि का प्रयोग। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब व्यय विधि के जो मद है, यानी कि जो फॉर्मूले में जो ये मद इस्तेमाल हो रहे हैं वो अगर आपके मद मतलब आइटम जो ये है, जैसे कि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, इसका मतलब है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी वस्तु पर जो उपभोग किया गया है उसका व्यय किया गया है। तो ये मदों पर क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है। अगर ये दिया गया हो जिस भी विधि का जो मद है वो उस क्वेश्चन में हो, पूरे के पूरे मिल रहे हो, या फिर एक दो छोड़कर ज्यादातर मिल रहे हो, तो क्या कर सकते, तो उस सिचुएशन में क्या लगता है, आपका उस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि व्यय विधि के लिए अगर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है क्वेश्चन में, निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, स्टॉक परिवर्तन और शुद्ध निर्यात, अगर इसमें से एक दो चीज नहीं दी है तो भी क्या हो सकता है, क्योंकि इसकी मदें ज्यादा हैं क्वेश्चन में, तो क्या है, इसकी मदें क्वेश्चन में ज्यादा हैं, इसलिए क्या होगा, ये व्यय विधि से ही निकलेगा। ये चीज हम आगे समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, तो व्यय विधि का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो यही होता है, पर इसकी अलग अलग कंडीशन में इसका फॉर्मूला चेंज भी होता है, तो वो भी हम देखेंगे। पहले आपको बस इतना ही देखना है जो यहाँ पर ब्लू कलर से लिख रखा है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। जो सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है उसे प्लस करेंगे, फिर निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस में सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन, जो ये साइन है ये क्या होता है, परिवर्तन का होता है, तो स्टॉक में परिवर्तन प्लस में शुद्ध निर्यात। अब जो इसकी कंडीशन है वो देखते हैं। अगर फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले के अनुसार अगर हमारा ये का ये दे रखा है तो हम सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, GDP MP निकाल सकते हो, फिर राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो अगर कुछ चीजों में क्या होता है, इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए या कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो देखिए, यदि सकल घरेलू, ये फर्स्ट कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है, यदि सकल घरेलू के स्थान पर शुद्ध घरेलू या फिर निवल देशीय हो तो क्या होगा, फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो हम यहाँ पर ये सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण जो ये है, इसमें अगर इसके स्थान पर हमें जो फर्स्ट ये दो वर्ड हैं
इसके स्थान पर सकल घरेलू के, यहाँ पर क्या कर देंगे, सकल घरेलू के स्थान पर शुद्ध घरेलू, यानी कि ये शुद्ध घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण ऐसे कर दिया जाएगा। अगर ये मत दे रखी है, अगर हमें सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा है तो सही है, अगर नहीं दे रखा है और हमें दे दिया है शुद्ध घरेलू या फिर निवल देशीय, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे भी हम सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण निकाल सकते हैं। इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं तो इसे हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। यदि हमें जो ये मद है, जैसे कि यहाँ पर इतनी सारी मद दी होती है, उसमें से अगर हमें सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा है, यानी कि ये इतना है, कितना भी हो सकता है, 50, 100, 1000, कितना भी, तो अगर आपको सेम टू सेम सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला यही का यही रहेगा। अगर ये नहीं दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे, बात ये आती है। तो इसके स्थान पर हमें क्या दे दिया जाता है, सकल के स्थान पर हमें शुद्ध दे दिया जाता है। शुद्ध को हम निवल भी कहते हैं, ये देखिए निवल। तो शुद्ध घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण या फिर शुद्ध घरेलू या फिर हमें दे दिया जाता है शुद्ध पूंजी निर्माण। तो इन दोनों से हम निकाल सकते हैं सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण। अगर आपको ये भी दे रखा है, यानी कि सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा है और आपको शुद्ध पूंजी निर्माण दे दिया जाता है, तो आप बस इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, इसका ही इस्तेमाल करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इससे अब हम कैसे निकालेंगे, शुद्ध पूंजी निर्माण से कैसे निकालेंगे, तो शुद्ध पूंजी निर्माण को सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण में बदलने के लिए, या फिर ये समझ सकते हैं कि अगर सकल घरेलू पूंजी निर्माण नहीं दिया जाता है तो शुद्ध पूंजी निर्माण का इस्तेमाल करके हम इसके स्थान पर, जहां पर ये फॉर्मूले में लग रहा है, उसके स्थान पर हम शुद्ध पूंजी निर्माण लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर शुद्ध या फिर निवल कहते हैं, घरेलू पूंजी निर्माण प्लस में डेप्रिसिएशन लगा देंगे। डेप्रिसिएशन मतलब होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास कहा जाता है डेप्रिसिएशन को। तो हम क्या करेंगे, अगर ये दे रखा है तो सही है, अगर नहीं दे रखा है और उसके स्थान पर हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में दे रखा है शुद्ध या फिर निवल घरेलू पूंजी निर्माण या फिर शुद्ध पूंजी निर्माण, घरेलू भी नहीं लगाए मान लीजिए, तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम उसे लिखकर, यहाँ पर उसे लिखकर ब्रैकेट में, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर शुद्ध पूंजी निर्माण लिखा प्लस में डेप्रिसिएशन कर दिया, यानी कि मूल्यह्रास, तो आपका यही बन जाता है। तो आपको क्वेश्चन जहां पर ये जो फॉर्मूला है जहां पर ये लग रहा है वहीं पर आपको ये लिख देना है, उससे आंसर आपका बिल्कुल सही निकलेगा। तो इसे हम आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें अच्छे से समझेंगे। अब आगे देखिए, स्टॉक में परिवर्तन। जो स्टॉक में परिवर्तन आपको दे दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपका जो है जैसा का जैसा फॉर्मूला होता है सेम टू सेम वैसा का वैसा नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, अगर ये दे दिया तो हर कोई बच्चा वो जो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेगा और मार्क्स लेके आ जाएगा। वो क्या करते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं क्वेश्चन, तो उसका जो घुमा फिराने का जो है उसके मतलब कि एक फॉर्मूले से आपका काम नहीं चलता है, आपको कई बातें ध्यान रखनी होती है। तो पहली बात आप यहाँ पर समझ चुके हैं। अब दूसरी बात है, अगर आपको स्टॉक में परिवर्तन दिया जाता है तो क्या है, तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, आप यहाँ पर डाल देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। इन सारी मदों को डाल के तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगर स्टॉक में परिवर्तन नहीं दिया जाता है तो फिर हम क्या देखेंगे क्वेश्चन में, अगर हमें क्वेश्चन जो है उसमें स्टॉक में परिवर्तन दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम क्या देखने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे अंतिम स्टॉक दे रखा है नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। अगर दे रखा है तो फिर हम देखेंगे आरंभिक स्टॉक दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर ये दोनों दे रखे हैं तो इनको माइनस करके क्या निकलता है, इनको माइनस करके स्टॉक में परिवर्तन निकलता है। अंतिम स्टॉक माइनस में आरंभिक स्टॉक, माइनस करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक में परिवर्तन निकल जाएगा। दूसरा, आपको स्टॉक में परिवर्तन को एक और बात ध्यान रखनी होती है। अगर आपको अंतिम स्टॉक भी नहीं दे रखा और आरंभिक स्टॉक, अगर आपको अंतिम स्टॉक भी नहीं दे रखा और आरंभिक स्टॉक भी नहीं दे रखा तो आप क्या करेंगे, आप जीरो नहीं लिखेंगे। आप पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में कहीं पर ये तो नहीं दे रखा कि स्टॉक में कुल वृद्धि इतनी हुई,
अगर ये दे रखा है यानी कि वृद्धि के बारे में बता रखा है कि स्टॉक में इतनी वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या है, जो स्टॉक है उसका परिवर्तन ही आपको बता रखा है। वृद्धि बता देंगे स्टॉक में या फिर आपको कमी बता देंगे स्टॉक में, तो इसका मतलब भी स्टॉक में परिवर्तन ही होता है। और अगर इसमें से तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अंतिम स्टॉक दे रखा है मान लीजिए और आरंभिक स्टॉक नहीं दे रखा है, तो अंतिम स्टॉक जितना है वो लिखेंगे, फिर आप माइनस का साइन लगा के फिर आप आरंभिक स्टॉक के स्थान पर 0 लिख देंगे, यानी कि जो नहीं दे रखा वो 0 लिख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टॉक के विषय में आपने 3 बात समझी। पहला कि अंतिम स्टॉक माइनस में आरंभिक स्टॉक, अगर अंतिम स्टॉक दे रखा है तो सही, अगर आपको स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है तो सही है, और अगर नहीं दे रखा है तो आपको अंतिम स्टॉक और आरंभिक स्टॉक देखना होगा, और मिल जाता है तो अंतिम स्टॉक माइनस में आरंभिक स्टॉक कर सकते हैं, करके आपका स्टॉक में परिवर्तन निकल जाता है। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको तीसरी बात यहाँ पर स्टॉक में परिवर्तन के विषय में समझनी होगी, स्टॉक में परिवर्तन के बारे में ध्यान रखनी होगी। अगर स्टॉक में कुल वृद्धि इतनी हुई या फिर कुल कमी इतनी हुई बता रखा है तो वो भी क्या आपका स्टॉक में परिवर्तन है। तो आप एक एक बात को ध्यान रखिए और साथ साथ में नोट कीजिए। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं साथ साथ में वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। अगर आप साथ साथ में नोट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता है, और तब जब वीडियो देख रहे हैं तब तो आपको समझ में आ जाएगा, इसके बाद आप भूल जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको नोट करते चलना है साथ साथ में। अब अगला देखिए, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात भी लगता है इस फॉर्मूले में। तो अगर जो शुद्ध निर्यात है वो दे रखा है तो सही है, अगर नहीं दे रखा है तो कैसे निकालेंगे हम। तो अगर फिर हम देखेंगे एक फॉर्मूले में, अगर आपको निर्यात दिया हुआ है और आयात दिया हुआ है तो इन दोनों को माइनस करके आपका क्या निकलता है, शुद्ध निर्यात निकल जाता है। तो यानी कि शुद्ध निर्यात को निकालने के लिए होता है निर्यात माइनस में आयात। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, बच्चे शुद्ध जो आयात है उसे यहाँ पर लिख देते हैं, निर्यात माइनस में शुद्ध आयात, तो आपका गलत हो जाएगा। इसका यही है कि निर्यात माइनस में आयात करके आपका शुद्ध निर्यात निकल के आता है, केवल निर्यात लिखा हो। अगर आपके क्वेश्चन में आपके शुद्ध निर्यात न देकर, शुद्ध का मतलब ही निवल है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात समझ लेनी है कि शुद्ध को हम क्या लिखते हैं, हम निवल लिखते हैं या फिर निवल बोलते हैं, जैसे कि एन से न्यू और एन से निवल। तो आपको निवल तो याद रखना ही पड़ेगा कि शुद्ध को निवल बोलते हैं। तो अब अगली बात आती है शुद्ध निर्यात के स्थान पर अब हम और क्या लगा सकते हैं, अगर निर्यात भी नहीं दिया और आयात भी नहीं दिया। अगर इसमें से एक दे रखा है तो हम उसके स्थान पर 0 लगा के कर सकते हैं। अगर हमें निर्यात और आयात नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे शुद्ध आयात अगर क्वेश्चन में है तो हम उसका साइन चेंज कर देंगे। इसका मतलब है अगर आपको 20 शुद्ध आयात दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव का साइन है तो हमें इसे नेगेटिव में बदलना होगा, ये -20 हो जाएगा। और फॉर्मूले में हम कैसे पुट करेंगे, स्टॉक परिवर्तन के बाद प्लस लगाकर, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो फिर -20 कर देंगे और ब्रैकेट में रखेंगे। NIT का मतलब होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगर हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे दिया जाता है तो सही बात है, हम सीधे के सीधे उसे क्या करेंगे, निकाल लेंगे, उससे हम निकाल लेंगे हमें जो चाहिए होगा। देखिए जो यहाँ तक का जो था वो क्या है हमारा, ये शुद्ध निर्यात तक का जो फॉर्मूला हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक। इसके बाद जो 3 चीजें दी गई हैं वो आपकी, जब आप GDP-MP को जब राष्ट्रीय आय में परिवर्तन करेंगे यानी कि चेंज करेंगे, राष्ट्रीय आय बनाएंगे तो क्या होगा, इन चीजों की जरूरत पड़ती है वहां पर। तो NIT अगर आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है तो सही है, अगर नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, हम करेंगे अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। इसे करने के बाद हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल जाता है। अगर इसमें से कोई एक चीज दे रखी है तो उसके दूसरे वहां पर आप 0 पुट कर देंगे। मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर दे दिया है और आर्थिक सहायता नहीं दी है तो क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर माइनस में 0। इससे आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर ये भी नहीं दे रखा तो छोड़ देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर NIT दे रखा है तो सही है, अगर नहीं दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। अगला देखिए, विदेशों को, अगर विदेशों को है यानी कि विदेशों के बाद को लगा हुआ है, विदेशों को निवल कारक आय या फिर निवल कारक लागत ये होता है ना,
तो अगर इसका मतलब क्या होता है, NFIA विदेशों को निवल कारक लागत दे रखी है, यानी कि उस जो NFI है वहां पर को लगा हुआ है, विदेशों को, तो हमें साइन चेंज करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर 20 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -20 करना पड़ेगा। विदेशों को निवल कारक लागत 20 दे रखी है तो हमें -20 करनी पड़ेगी। अगर विदेशों से निवल कारक लागत है तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम साइन रहेगा। 20 है तो 20 रहेगा, -20 है तो -20 रहेगा, साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अभी भी अगर आपको जो फॉर्मूला है वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कहाँ पर दिक्कत है। अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए करेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आय विधि और व्यय विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है। पर हम इस वीडियो में व्यय विधि को सीख रहे हैं तो हम व्यय विधि से क्या करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है पर इसे मुझे आपको समझाना पड़ेगा तब काम चलेगा। आप देखिए इस साइड मैंने क्वेश्चन लिखा है तो इसमें आप क्वेश्चन में देखिए जो सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस में निजी अंतिम उपभोग व्यय। यहाँ तक तो सेम होता है। इसके बाद जो इसका थर्ड वाला ये होता है इसमें परिवर्तन होता है। अगर आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है तो सही, अगर नहीं दे रखा है तो उसके स्थान पर मतलब कि उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, थर्ड वाले में उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, निवल देशीय पूंजी निर्माण अगर दे रखा है तो उसे लिखेंगे, प्लस में डेप्रिसिएशन कर देंगे। अगर ये भी नहीं दे रखा है तो आप 0 लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि निवल दे रखा है या फिर शुद्ध दे रखा है, यही तो बात हमने समझी थी। एक बारी और देखते हैं। देखिए अगर सकल घरेलू दे रखा है तो सही है, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा है तो सही है। अगर नहीं दे रखा है और क्वेश्चन में आपके कहीं पर भी दे रखा है कि शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण या फिर निवल घरेलू पूंजी निर्माण, इसमें से एक ही दिया जाता है क्योंकि शुद्ध का मतलब ही निवल होता है। तो शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, प्लस में डेप्रिसिएशन कर देंगे, आपका यही निकल जाता है उससे। सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण निकालने का फॉर्मूला ही यही समझ लीजिए आप। ये होता है कि हम निवल यानी कि शुद्ध देशीय मतलब घरेलू, क्योंकि देश के अंदर घर होता है हमारा, देश के अंदर मतलब कि देश के बाहर की नहीं है, देश के अंदर की वस्तुएं हैं। तो शुद्ध, निवल मतलब शुद्ध, इसका दूसरा नाम लिख देते हैं। जैसे कि शुद्ध को हम निवल कहते हैं तो निवल लिख दिया है, घरेलू को देशीय कहा जाता है देशीय लिख दिया, बात तो दोनों की एक ही है। तो निवल देशीय पूंजी निर्माण प्लस में डेप्रिसिएशन करने से हमारा सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण निकल के आ जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण नहीं दे रखा है और हमें दे रखा है निवल देशीय पूंजी निर्माण। आप लास्ट वाला देखिए, 11th मत दे रखी है लास्ट वाली, उसे देखिए निवल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है तो हमने वो लिख दिया है। आगे हमें स्टॉक में परिवर्तन क्वेश्चन में नहीं दिया गया है पर हम मेंशन करेंगे अपने फॉर्मूले में, स्टॉक में परिवर्तन भी लिखेंगे। आगे शुद्ध निर्यात, हमें निवल निर्यात दे रखा है। आप जो 9th इसकी मद है वो देखिए, उसमें निवल निर्यात दे रखा है। निवल का मतलब ही क्या होता है, शुद्ध होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। यानी कि फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ता है 1-2 बातों का। अब चलिए निकालते हैं इसके द्वारा हम अपनी राष्ट्रीय आय। तो देखिए सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, थर्ड वाली इसकी जो मद है वो देखिए, वो कितनी दे रखी है हमें, वो हमें थर्ड वाला देखिए, क्वेश्चन में थर्ड वाला देखिए कि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय आपको कितना दिया गया है, वो आपको 600 दे रखा है तो मैंने यहाँ पे 600 लिख दिया है। प्लस में निजी अंतिम उपभोग व्यय वो आपको कितना दिया गया है, 1200 दे रखा है तो 1200 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। प्लस में अब अगला क्या करना होता है, हमें सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण नहीं दिया गया है, उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, अगर शुद्ध या फिर निवल घरेलू पूंजी निर्माण या फिर देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है, यानी कि निवल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है तो उसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये जो बात है ये समझने की जरूरत है क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर सकल घरेलू नहीं है तो हम निवल देशीय पूंजी निर्माण लगाएंगे और इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारा सकल घरेलू बन जाएगा। तो हम ब्रैकेट करेंगे क्योंकि हम जो है निवल देशीय पूंजी निर्माण में ही डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, हम किसी और चीज में नहीं करते हैं इसलिए। तो निवल देशीय पूंजी निर्माण लास्ट वाली जो मद है वो देखिए, वो कितनी दे रखी है आपको, 340, प्लस में डेप्रिसिएशन कितना है 50, ब्रैकेट क्लोज।
डेप्रिसिएशन देखिए, जो 10th वाली मद है हमारी स्थिर पूंजी का उपभोग, तो किसी भी स्थिर पूंजी का उपभोग हो रहा है यानी किसी मशीन का उपभोग हो रहा है तो वो क्या मूल्य ह्रास हो रहा है, उसका उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी, तो वही क्या हमारा डेप्रिसिएशन है या फिर मूल्य ह्रास जिसे कहते हैं हम। तो स्थिर पूंजी का उपभोग कहीं पर भी लिखा है तो उसका मतलब मूल्य ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है। वो हमें 50 दे रखा है, मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया है। अब आगे देखते हैं, जो प्लस स्टॉक में परिवर्तन हमें नहीं दे रखा है, हमें नहीं, हम अपनी तरफ से तो ऐड नहीं कर सकते, क्वेश्चन में नहीं है तो हम 0 इसमें यहाँ पर लिख देंगे। आगे प्लस शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात की जगह हमें क्या दे रखा है, हमें निवल निर्यात दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, वो हमें -40 दे रखा है। तो हम कभी भी माइनस जब लिखते हैं तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिससे हमें अलग से पता चलता है ये माइनस का है। अब चलिए इन्हें ऐड करते हैं। 600 में 1200 ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1800 बन जाएगा। प्लस में 340 में 50 ऐड करते हैं तो 390 बनता है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, और फिर ये -40 आगे इनको करने के बाद फिर माइनस प्लस माइनस करता है, माइनस होता है तो -40 रहेगा। अब इन्हें सोल्व करते हैं। हमारा जब 390 में से 40 घटाएंगे तो कितना निकल के आता है, जब 390 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 350 आएगा, 350 आएगा। तो 1800 एज इट इज लिख देंगे। प्लस में क्योंकि बड़े का साइन आता है, 40 क्या छोटा है और 390 क्या बड़ा है, तो इन प्लस माइनस माइनस, और 390 में से 390 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 350 आएगा, और प्लस का बड़े का साइन आएगा क्योंकि 390 के पास प्लस का साइन है। अब देखिए, अब इन्हें प्लस करने के बाद हमारा 2150 बनकर आता है। तो ये क्या हमारा निकल के आया, ये हमारा GDP-MP निकला है। हमें क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय निकालना है, जिसे हम क्या कहते हैं, GDP-MP से राष्ट्रीय आय में इसे कन्वर्ट करना है। यानी कि फॉर्मूला बनाना जो हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था वही अब हम इसे करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे और फिर हम अपना जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है, NNP-FC, वो निकालेंगे। तो जिसको निकालना होता है उसे यहाँ पर लिखा जाता है NNP-FC इक्वल टू जो हमारे पास है, यानी कि जो निकाला है अभी, जिसके द्वारा हम NNP-FC को निकालेंगे, GDP-MP की हेल्प से निकालेंगे। तो GDP-MP हम अंदर लिखेंगे, GDP-MP अंदर लिखेंगे। अब हमें क्या देखना होता है, FC से MP पे जाएंगे, ये दोनों अलग है, NP DP भी अलग है और N और G भी अलग है। तो FC से जब हम MP पे जाते हैं तो हमारा क्या होता है, FC से MP पे जाएंगे, हमें याद करना होगा, जिसी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रही हूँ, आप रफ पेज पे लिखिएगा जिससे आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम FC से MP पे जाएंगे, यानी कि इस साइड से हम इस साइड पे आ रहे हैं। तो अगर हम इस साइड से इस साइड पे आ रहे हैं तो हमारा क्या है, सेम साइन रहता है। तो यानी कि जो बीच वाले हैं ये, इनका सेम साइन रहेगा। अगर हम इस साइड से इस साइड आएंगे तो NIT का माइनस साइन रहेगा, तो यहाँ पर -NIT। अगला NP से DP पे आएंगे हम, मतलब कि ये NP है, यहाँ से हम इस साइड आ रहे हैं DP पे, तो इसका भी सेम साइन रहेगा, प्लस में NFIA। अब देखिए N से G पे आ रहे हैं तो भी हमारा यही एरो रहेगा, यही इस साइड से इस साइड आ रहे हैं हम, तो इसका भी सेम साइन रहेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। अब चलिए इन्हें पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। GDP-MP कितना है, हमारे निकल के आया था 2150, माइनस में NIT कितना है, क्वेश्चन में देखिए आप दोबारा से। ठीक, क्या होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो आप देख रहे होंगे जो 8th है, जो 8th आइटम है, यानी कि 8th जो मद है उसमें लिख रखा है निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल मतलब भी शुद्ध होता है, तो जो निवल अप्रत्यक्ष कर कह सकते हैं NIT को, या फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कह सकते हैं। तो कितना दे रखा है, हमें 60 दे रखा है, तो 60 लिख दीजिए। प्लस में NFIA क्या दे रखा है हमें। अब जहां पर ये आप 7th वाली मत देखिए, विदेशों को निवल कारक लाभ आए, विदेशों को निवल कारक आए, तो यहाँ पर विदेशों को है, विदेशों को, अगर को है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर NFIA हमारा कितना दे रखा है, विदेशों को निवल
कारक आय कितनी दे रखी है? 30, मतलब पॉजिटिव 30 दे रखा है, तो हमें इसे नेगेटिव करना होगा, तो -30 हो जाएगा ये। माइनस डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? स्थिर पूंजी का उपभोग, 10th वाली मत देखिए, स्थिर पूंजी का उपभोग जिसे हम मूल्यह्रास भी कहते हैं, तो ये क्या हमारा 50 है, तो लिख दीजिए 50, और इसे अब हम सोल्व करके हमारा आंसर निकल जाएगा। 2150 में से 60 को माइनस करते हैं तो हमारा 290 निकल जाता है। अब प्लस माइनस -30 -50, इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम इसे प्लस करेंगे। 290 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस का साइन आता है जब हम माइनस माइनस को प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 80, और इसका आंसर आएगा हमारा 2010 करोड़, क्योंकि करोड़ में दे रखा है तो इसलिए करोड़ लगा है। तो हमारा आंसर निकल के आया है, यानी कि राष्ट्रीय आय हमारी कितनी निकली है? ये हमारी राष्ट्रीय आय निकली है। तो इस टाइप से आपने देखा कि अगर कुछ नहीं है फॉर्मूले में तो उसकी जगह हम जो उसका जो दूसरा है वो लगा सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने की है। इसके अलावा वह विधि मुश्किल नहीं है, बस इसे सब समझते हैं। मुश्किल क्यों समझते हैं? क्योंकि उन्हें समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है? उन्हें फॉर्मूला समझना पड़ता है, कई फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं इसलिए। पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूले खुद ब खुद आपके याद हो जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस आपके खुद के हाथ में है। आपको ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर करवा दिया और इस क्वेश्चन की आपने सोचा आंसर निकाल दिया, यानी कि आपने सोचा आंसर तो निकल गया, आंसर हमें पता चल गया है, तो अब हम क्यों निकाल के देखें। पर आपको ये सेम क्वेश्चन क्या करना है, निकाल के देखना है और मैच करना है कि आपका भी आंसर ये निकल रहा है नहीं निकल रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी समझ मजबूत होगी। आप साथ साथ में करके देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर पोस्ट करनी होगी। फिर मिलूंगी मैं आपको इसी तरीके की अच्छे वीडियोस के साथ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, क्वायरी है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।